हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे हम प्रजनन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रजनन का मतलब क्या होता है? तो प्रजनन का मतलब होता क्या है? संतानोत्पत्ति। ठीक है, प्रजनन का मतलब होता क्या है? संतानोत्पत्ति। मतलब कि जहाँ पे क्या होता है, संतानों को बढ़ावा दिया जाए, मतलब जहाँ पे संतान को पैदा किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रजनन कहते हैं। मतलब प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपने ही समान एक नई क्या करता है, जाति को बढ़ावा दे, तो उसे प्रजनन कहलाता है। अब प्रजनन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा प्राणी क्या करता है, अपनी समष्टि को बनाए रखता है। मतलब कि यह जैव प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण घटक होता है। क्या होता है? इसे एक महत्वपूर्ण घटक माना गया। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा क्या करता है, जो प्राणी होगा ना अपनी संख्या में वृद्धि करेगा और साथ साथ ये जैव प्रक्रिया को भी क्या करेंगे, वो बढ़ावा देते हैं। और साथ साथ सबसे खास बात है कि जो प्राणी होते हैं ना, जब अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे तभी तो धरती पे क्या होगा, जीवन की क्या बनी रहेगी, निरंतरता बनी रहती है। क्या बनी रहेगी? निरंतरता बनी रहेगी। मतलब कि प्रजनन के द्वारा ही प्राणी अपनी संख्या को निर्धारित करने के साथ साथ अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है और साथ साथ अपने ही समान एक नई जाति क्या करेंगे, बढ़ावा देते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? उसे प्रजनन कहा जाता है। और प्रजनन को ही जैव प्रक्रम का एक मुख्य घटक माना गया। क्या माना गया? एक मुख्य घटक माना गया। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा क्या करता है, प्राणी अपनी क्या करता है, सामर्थ्यता को दर्शाता है। अर्थात हमें कह सकते हैं कि प्राणी क्या करता है, अपनी अस्तित्व को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। क्या करता है? अपनी अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। यदि प्राणी यदि प्रजनन न करे तो उसकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। मतलब जो पहले की जाति रहेगी वही प्रजाति यहाँ पे अटकी रह जाएगी और एक समय के बाद वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अर्थात विलुप्त हो जाएंगे। तो अपनी विलुप्ति को बचाने के लिए क्या करते हैं, वो प्रजनन नामक प्रक्रिया को क्या करते हैं, वो दर्शाते हैं। ठीक है, और प्रजनन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन में क्या होता है, नर एवं मादा दोनों को आवश्यकता होता है। मतलब कि अंडाणु और शुक्राणु, मतलब कि जो हमें कह सकते हैं नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों के संलयन की आवश्यकता होती है। मतलब हमें कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता होती है। मतलब निषेचन पाया जाएगा, लैंगिक जनन पाई जाएगी। निषेचन नहीं हुआ तो लैंगिक जनन संपन्न नहीं होने वाला है। ठीक है, और अलैंगिक जनन में क्या होगा, केवल एक ही शरीर की आवश्यकता होती है। मतलब उन्हें खाली एक शरीर मिल गया तो उसी के द्वारा क्या करेंगे, अपनी संतानों को बढ़ावा कर सकते हैं। मतलब कि लैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? युग्मक की आवश्यकता होगी। और अलैंगिक जनन में क्या होगा, युग्मक की आवश्यकता नहीं होता है। तो भौतिक के किसी भी भाग से, मतलब शरीर के किसी भी भाग के द्वारा क्या होता है, प्राणियों की उत्पत्ति या विकास हो जाता है। मतलब कि शरीर का कोई भी भाग जनन प्रक्रिया में क्या करता है, वो भाग रखता है। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे अलैंगिक जनन कहा जाएगा। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि लैंगिक जनन में एक संतान का जन्म लेना पूर्णतः सुनिश्चित नहीं होता है। मतलब कि लैंगिक जनन में संतान का जन्म लेना पूर्णतः सुनिश्चित नहीं है, लेकिन अलैंगिक जनन में संतान का जन्म लेना पूर्णतः सुनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब लैंगिक जनन होगा तो वहाँ पे निषेचन पाया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि निषेचन होबे करे, हो सकता है कुछ समय के बाद विखंडित हो जाए या जो शिशु है वो डेथ कर जाए। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है तो यहाँ पे क्या है, भौतिक शरीर का कोई भी भाग भाग लेता है। तो यहाँ पे शिशु का जन्म लेना क्या होता है, 100 में 100% का होता है, सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो सबसे खास बात है कि जो लैंगिक जनन होता है तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे दोनों प्राणी की आवश्यकता होगी। ठीक है, और अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते क्या, अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जहाँ पे केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब एक ही शरीर पाया जाएगा, वहां पे अलैंगिक जनन पाई जाएगी। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि जो अलैंगिक जनन होता है तो यहाँ पे जो प्राणी जो पैदा होने वाला है या जो प्रकट होने वाला है तो उनमें क्या होगा, जो शरीर का जो समुचित भाग होगा वह पूर्णतः क्या होगा, वह पूर्णतः आनुवंशिक होता है। मतलब पूर्णतः माता पिता के ही समान दिखाई देंगे। क्या होंगे?
वो पूर्णतः माता पिता के समान दिखाई देंगे। लेकिन जो लैंगिक जन होगा तो लैंगिक जन में क्या होता है, तो लैंगिक जन में वह पूर्णतः माता पिता के समान नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो संकर जाति होते हैं। मतलब कि लैंगिक जन के द्वारा पैदा होने वाला प्राणी क्या होता है, वो संकर जाति कही जाती है। क्या होगी? वो संकर जाति होती है। मतलब माता पिता से थोड़ी बहुत क्या होती है, वो भिन्न होती है। क्या होगी? माता पिता से थोड़ी बहुत भिन्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अलग जाएंगे कुछ तरीके पढ़ते हैं। जैसे इस विषय से हमें पढ़ना, विभंजन पढ़ना है, मुकुलन है, बीजाणु निर्माण है, पुनर्जनन है, विखंडन और वनस्पति प्रचार है। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ते क्या है, विभंजन पढ़ते हैं। तो विभंजन का मतलब क्या होता है, तो विभंजन का मतलब क्या होता है कि जब एक कोशिका टूटकर दो या दो से अनेकों भागों में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे विभंजन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या, जैसे सपोज मानना है कि हमारे पास एक अमीबा का शरीर था। ठीक है, ये अमीबा का जो शरीर था वो क्या हो जाए, दो या दो से अधिक भागों में टूट के क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे फिजन प्रक्रिया कहा जाएगा या विभंजन कहा जाता है। ठीक है, और ये विभंजन दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सा, बाइनरी और मल्टीपल होता है। तो जो बाइनरी होता है तो बाइनरी में क्या होगा, एक कोशिका खाली दो बराबर भागों में बटे। मतलब कि जब एक कोशिका मतलब एक शरीर दो नई संतति बढ़ जाए, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मातृ कोशिका दो बराबर नई संतति कोशिकाओं बढ़ जाए। क्या हो जाए, जब एक कोशिका दो बराबर नई संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बाइनरी विभंजन कहा जाता है। और मल्टीपल विभंजन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब क्या, जब एक शरीर क्या हो जाए, अनेकों भागों में क्या हो जाए, टूट जाए। क्या हो जाए, अनेकों भागों में टूट जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मल्टीपल फिजन कहा जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जब एक शरीर अनेकों भागों में टूट जाए। क्या हो जाए, जब एक शरीर अनेकों भागों में टूट जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, मल्टीपल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मल्टीपल कहा जाएगा। और जब एक शरीर क्या हो जाए, खाली दो बराबर भागों में टूटे, जब एक शरीर दो बराबर भागों में टूटे तो उसे क्या कहेंगे, उसे बाइनरी कहा जाएगा। बाइनरी मतलब दो, सीधा नाम रखना है, बाइनरी मतलब दो, और मल्टीपल मतलब अनेकों बढ़ जाए। क्या हो जाए, अनेकों बढ़ जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे मल्टीपल कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं क्या, मुकुलन विधि आते हैं। तो मुकुलन विधि क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर के बाहर एक क्या होता है, एक उभार उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, एक शरीर के बाहर एक उभार उत्पन्न हो जाता है और यह उभार ये यहां से टूट करके एक नए शरीर में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा मुकुलन विधि कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या मुकुल बनता है और इसे क्या टूटने के बाद जब एक नए प्राणी बदलेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, मुकुलन कहा जाएगा। तो मुकुलन क्या है, तो मुकुलन वह प्रक्रिया होता है जिसमें शरीर के किसी भी भाग से उत्पन्न उभार परिपक्व दशा में मातृ कोशिका से अलग होकर एक नई संतति में क्या जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन कहाँ पाई जाती है, मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। तो मुकुलन क्या है, तो मुकुलन एक अलैंगिक प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर से निकला हुआ उभार आगे चलकर परिपक्व होते हुए एक नए शरीर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे मुकुलन कहा जाता है। क्या बोलेंगे, उसे मुकुलन कहा जाएगा। ठीक है, अब मुकुलन अनुकूल या प्रतिकूल ये दोनों स्थितियों में पाया जा सकता है। ठीक है, और जो सबसे खास बात है, जो मुकुलन प्रक्रिया होती है, तो मुकुलन क्या होती है, ये हाइड्रा में इस तरीके से देखने को मिलता हमको है। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि हाइड्रा मिला तो ठीक था, लेकिन सबसे खास बात है कि हमें एक चीज और में गैस रखना है कि जब तक इसमें इस तरीके से रेशे नहीं निकलेंगे, यदि हम इसको तोड़ दें, जैसे यहाँ पे था रेशा नहीं निकला इसके बाहर, इसको तोड़ दें, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पर्शक कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको स्पर्शक कहा जाता है। यह स्पर्शक जब ये टूट के इसके पास जब तक स्पर्शक नहीं निकलेगा तब तक ये परिपक्व नहीं है। मतलब कि ये टूटेगा भी तो आगे चल के क्या होगा, एक नए प्राणी परिवर्तित नहीं हो सकता है जब तक इसमें क्या न आ जाए, जब तक इसमें स्पर्शक न आ जाए। ठीक है, जब इसमें स्पर्शक आ गया तो ये समझ जाइए कि ये क्या कर सकता है, ये नए प्राणी में परिवर्तित होने की क्या करता है, ये क्षमता रख सकता है। क्या करेगा, ये क्षमता रख सकता है। ठीक है, और ये क्या होगा, जो मुकुलन प्रक्रिया होगा तो किसे किसे पाया जा सकता है,
तो यह हो सकता है जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, मूंगा हो गया, चपटा कृमि हो गया, इसका जेलीफिश हो गया, समुद्री एनीमोन हो गया, और कुछ पशु प्रजातियां होती हैं, ठीक है, जो इस माध्यम को क्या करती हैं, दर्शाने का कार्य करेंगी। क्या करेंगी, इस माध्यम को दर्शाने का ये कार्य करती हैं, ठीक है। अब आते हैं बीजाणु निर्माण आते हैं। सबसे खास बात है कि जो बीजाणु होता है ना, तो बीजाणु कवकों में बनता है। मुख्यतः देखा जाए तो मुख्यतः क्या होते हैं, एक कवक प्रजाति में देखने को मिलता है, या तो जो पौधे क्या होते हैं, अपुष्पी जगत के होते हैं। अपुष्पी जगत का मतलब क्या होता है, पादप की ऐसी जगत जिसमें क्या होता है, जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। जिसमें बीजाणुओं का निर्माण हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे अपुष्पी जगत कहा जाएगा। और उसमें जो बीज नहीं बनेगा तो उसमें क्या बनेंगे, उसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। और सबसे खास बात है कि जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु कैसा होता है, बीजाणु अगुणित होता है। क्या होगा, बीजाणु अगुणित होते हैं, और इन्हें जन्म की क्या माना जाता है कि इकाई माना जाता है। और यह अनुकूल एवं प्रतिकूल ये दोनों स्थितियों में बन सकते हैं। जो बीजाणु होता है, तो बीजाणु क्या होता है, ये अनुकूल एवं प्रतिकूल ये दोनों स्थितियों में बनते हैं। और सबसे खास बात है कि काफी ये सूक्ष्म कण होते हैं, जो वातावरण के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होने के बाद अनुकूल स्थिति में आने पर एक नए शरीर में क्या जाते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बीजाणु निर्माण या बीजाणु जनन कहा जाता है। और ये मुख्यतः कहाँ पर रहता है, ये कवकों में देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या मिलते हैं, ये कवकों में देखने को मिलते हैं। और सबसे खास बात यह है कि बीजाणुओं के समूहों को क्या कहता है, स्पोरेंजियम कहता है। कि जब बीजाणु क्या पाया जाता है, जब समूहों में पाया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे स्पोरेंजियम कहा जाता है। और इसको चारों तरफ से क्या करते हैं, ये घेरे रखते हैं कि जब ये टूटते हैं, जब ये बिखरते हैं, जब बिखरेंगे तो क्या होते हैं, वातावरण में ये स्वतंत्र बिखर जाते हैं। और क्या करते हैं, अनुकूल स्थिति आने पर एक नए शरीर में क्या होते हैं, परिवर्तित होने में क्या होते हैं, ये सक्षम होते हैं। मतलब कि जब स्पोरेंजियम टूटा, इनके जो बीजाणु होते हैं इस वातावरण में क्या रहते हैं, वो स्वतंत्र बिखर जाते हैं और अपने अनुकूल स्थिति का क्या करेंगे, वो इंतजार करते हैं। और जैसे अनुकूल स्थिति आता है तो ये क्या करते हैं, इनमें इतनी क्षमता आ जाती है कि एक नए शरीर में क्या होते हैं, ये परिवर्तित हो सकते हैं। क्या होंगे, एक नए शरीर में क्या होते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्या है, हम आते हैं पुनर्जनन आते हैं। तो पुनर्जनन क्या है, रीजनरेशन होता है। मतलब कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर का टूटा हुआ भाग पुनः क्या करता है, एक नए शरीर में करता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसके लिए क्या पाया जाता है, यहाँ पे आर्कियोसाइट सेल पाया जाना अनिवार्य है। मतलब कि आर्कियोसाइट्स कोशिका क्या पाया जाना जरूरी है, यहाँ पे आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं क्या है, पाई जाने अनिवार्य है। यदि आर्कियोसाइट्स कोशिका जहाँ पे पाई जाएगी वहां पे क्या होगा, पुनरुत्भवन की क्षमता पाई जाएगी। पुनरुत्भवन की क्षमता वहां पाई जाएगी जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आर्कियोसाइट कोशिकाएं पाई जाएंगी। आर्कियोसाइट कोशिकाएं जहाँ पे पाई जाती हैं वहां पे क्या कर सकती हैं, वहां पे पुनर्जनन की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो पुनर्जनन रीजनरेशन मिलता क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर का टूटा हुआ भाग एक नए शरीर में क्या रहता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब शरीर का एक टूटा हुआ भाग, शरीर का टूटा हुआ भाग एक नए शरीर में क्या जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे पुनर्जनन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे में प्लेनेरिया लार्वा को रखा गया, किसको रखा गया है, प्लेनेरिया लार्वा को रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से प्राणी होता है कि मतलब ये प्राणी था, तो ये प्राणी क्या था, प्लेनेरिया लार्वा था, ठीक है। इसे पुनरुत्भवन की क्षमता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पुनरुत्भवन की क्षमता कहा जाता है। लाइक प्लेनेरिया लार्वा था, यह टूटा, टूटने के बाद क्या होता है, एक नए शरीर में क्या हो सकता है, वो परिवर्तित है। मतलब कि जितना खंड इसका टूटेगा उतना खंड क्या होगा, एक नया बन जाएगा। मतलब कि टूटा हुआ खंड क्या होता है, पुनः एक नए शरीर में क्या होता है, परिवर्तित होने में सक्षम होते हैं। क्या होंगे, सक्षम होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं विखंडन। तो देखा जाए तो विखंडन कहीं ना कहीं क्या है, पुनरुत्भवन के ही समान माना गया। क्यों, क्योंकि विखंडन में भी यही कहा गया है कि पौधों में पाया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं, जैसे स्पायरोगैरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, वालवाक्स हो गया, बाउचेरिया हो गया, ठीक है।
उडोगोनियम हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया। मतलब इसमें क्या होता है, जब शरीर का टूटा हुआ भाग क्या हो जाता है, पुनः एक नए शरीर में परिवर्तित हो जाए। विखंडन को भी सेम याद रखना है कि विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर का कोई भी भाग जो खंड था वो टूटा था और पुनः एक नए शरीर में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे विखंडन कहा जाएगा। तो विखंडन वह प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर का टूटा हुआ भाग पुनः एक नए शरीर में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे विखंडन कहा जाता है। ठीक है, तो विखंडन क्या है, तो शरीर का कोई भी भाग जो टूट गया था अब पुनः एक नए शरीर में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे विखंडन कहा जाता है। ठीक है, अब विखंडन देखा जाए तो क्या छिपकली की पूंछ में भी पाई जाती है, और इसके बाद क्या जैसे स्पैरो वगैरह हो गया, इनमें क्या है, ये देखने को मिलता है। मतलब इनकी फिलामेंटस बॉडी होती है, ये टूटा और एक नए शरीर में क्या जाते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या है, हम आते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब कि कायिक प्रवर्धन आते हैं। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो कायिक प्रवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे का कोई भी भाग टूटने के बाद एक नए शरीर में क्या जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन क्या है, तो कायिक प्रवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे का कोई भी भाग एक नए शरीर में क्या होता है, परिवर्तित होने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जैसे इसमें जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, फिर इसका पत्ती हो सकता है, पुष्प हो सकता है, पत्र कलिका हो सकती है, मतलब कि मतलब पौधे का कोई भी भाग, ठीक है, टूट करके एक नए शरीर में परिवर्तित हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाएगा। और कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, मानवकृत और प्राकृतिक होता है। ठीक है, चलिए हम उसका चल रहे थे, जैसे देखिए कायिक मतलब है कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन दो होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानवकृत होता है। तो जो प्राकृतिक होता है तो निम्न हो सकता है, जैसे ये हो सकता है जड़ के माध्यम से, तना के माध्यम से, ठीक है, और या तो पत्ती के माध्यम से हो सकता है, जड़ तना एवं पत्ती के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, और जो मानवकृत होता है तो यह क्या हो सकता है, जैसे ये रोपण विधि हो सकता है, दाब विधि हो सकता है और कलम विधि हो सकता है। ठीक है, तो जब कायिक प्रवर्धन होता है तो कायिक प्रवर्धन कितने टाइप्स होते हैं, कायिक प्रवर्धन तीन प्रक्रिया का होता है, मतलब दो प्रक्रिया का होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानवकृत। तो जब कायिक प्रवर्धन दो प्रकार की होती है, कौन कौन सा है, प्राकृतिक और मानवकृत होता है, प्राकृतिक और मानवकृत। जो प्राकृतिक होता है तीन प्रकार की होती है, जड़ तना एवं पत्ती, मतलब तीन प्रक्रिया में होगा। और मानवकृत कितने होते हैं, मानवकृत दो प्रकार तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सा है, रोपण विधि, दाब विधि और कलम विधि होता है। तो जो प्राकृतिक से जड़ होता है, तो जड़ के द्वारा नया पौधा जन्म लेना, जड़ विधि हो गया, तना के द्वारा नया पौधा जन्म लेना, तना विधि हो गया, अब पत्ती के द्वारा नया पौधा जन्म लेना क्या होता है, वो पत्ती विधि कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया ना, जैसे देखिए तना था, तो धावक जमीन से क्षैतिज रूप से क्या है, ऊपर बढ़ते हैं, कलिका धावकों को नोट्स पर बनती है। तो यहाँ पे यही था, सीधा सा समझना आपको है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि पौधे के तने से यदि कोई नया पौधा विकसित हो गया तो उसे तना विधि कहेंगे, यदि जड़ से निकल गया तो जड़ विधि कहेंगे, यदि पत्ती से निकल गया तो उसे क्या बोलेंगे, पत्ती विधि से क्या है, एक नया पौधा वो बन जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या था, जैसे हमारे पास जैसे आलू था, तो आलू का क्या, जो आलू का जो क्या भाग होता है, जो जमीन के अंदर पाई जाती है उसी से होता है, तो जो क्या होता है उसमें से कलिकाएं निकलती हैं, और कलिका क्या होता है, वो निकलने के बाद एक नए पौधे में क्या होता है, वो परिवर्तित हो सकता है। या हम किसी कंद की बात कर रहे हैं, तो कंद में क्या होता है कि उनमें जो भाग जो संचित ऊर्जा होती है वो एक नए पौधे के विकास में क्या होती है, वो सहायक होती है। या तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइलम कह सकते हैं, तो ब्रायोफाइलम की जो पत्तियां होती हैं, तो अनुकूल वातावरण आने पर ब्रायोफाइलम की पत्तियां अनुकूल वातावरण आने पर एक नए पौधे में क्या होती है, परिवर्तित होने में क्या होती हैं, वो सक्षम होती है, क्या होती है, वो सक्षम होती है। ठीक है, और कृत्रिम प्रक्रिया आते हैं, तो कृत्रिम प्रक्रिया में क्या होता है, इसे कलम विधि हो गया, ठीक है,
फिर दाब विधि हो गया, फिर इसका रोपड़ विधि हो गया। तो जो सबसे खास बात जो कलम विधि होता है, ठीक है, ये जो कलम विधि होता है, तो कलम विधि में सबसे खास बात है कि उसको क्या करेंगे हम, इसमें पौधे का एक भाग विशेषकर तना या पत्ती काटकर मिट्टी में क्या करते हैं रोप दिया जाता है। जड़ विकसित को प्रेरित करने के लिए इन कटिंगों का कभी कभी हार्मोन्स के साथ इलाज किया जाता है। मतलब कि उनको क्या करेंगे, जैसे हमने पौधा लिया, उसको हमने क्या किया, यहाँ से तिरछा काट दिया, ठीक है, लेकिन काटने से पहले हमें ध्यान रखेंगे इसमें कलिका होना बहुत जरूरी है। यदि कलिका नहीं है तो इसको हम लगा के क्या करेंगे, इसमें जड़ तना का विकास ही नहीं होगा। और साथ साथ जब हम क्या कुछ समय बाद देखेंगे ना, इसमें क्या होता है, इनमें जड़ों का विकास हो जाता है। क्या होता है, इनमें जड़ों का विकास हो जाता है और एक नए पौधे में क्या होते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया कलम विधि हो गया, ठीक है। और दूसरा आते हैं क्या है, हम आते हैं रोपड़ विधि। तो रोपड़ विधि में क्या होता है, तो रोपड़ विधि में जैसे हमारे पास एक नीचे वाला तना हो गया और एक दूसरा तना हो गया, ठीक है, एक दूसरा तना हो गया। इन दोनों तनों क्या करेंगे, आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, दोनों तक क्या करेंगे, अपन में आपस में जोड़ देते हैं और यहाँ पर ऐसे पट्टी से बांध देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया रोपड़ विधि। क्या हो गया, ये हो गया रोपड़ विधि हो गया, ठीक है। तो रोपड़ विधि में क्या था, तो जो ऊपरी भाग होता है तो उसको बोलते हैं सियोन का रहता है। क्या बोलते हैं इसको, सियोन। नीचे भाग को क्या बोलते हैं, स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो स्टॉक का मतलब होता है क्या, जिसमें जड़ पाई जाती है, और सियोन होता है जिसमें जड़ नहीं पाई जाती है। और जो सियोन होता है ये अच्छी क्वालिटी या अच्छे गुणवत्ता वाले पौधे होते हैं, और जो स्टॉक होता है ये घटिया क्वालिटी के पौधे होते हैं। मतलब कि उनको हमें नहीं उगाना था, लेकिन फिर उनके पास जड़ें थी तो हमने सियोन को क्या किया, उसके साथ हमने बांध दिया कि मतलब कि आने वाले समय में क्या हो सके, वो एक नए अच्छे प्रकार के पौधे में क्या हो जाए, वो परिवर्तित हो जाए। तो रोपड़ विधि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो अलग अलग पौधों के क्या तनों को आपस में क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं। जो नीचे होता है, जो जिसमें जड़ पाई जाती है उसको स्टॉक कहलाता है, जिसमें जड़ नहीं होता उसे सियोन कहलाता है, ठीक है। आते हैं लेयरिंग विधि, आते हैं। तो लेयरिंग विधि में क्या होता है, तो लेयरिंग विधि में हम पौधे का चुनाव करते हैं और इसके बाद उसको क्या करेंगे, एक डाली को, उसकी जो डाल नहीं होता, जो उसकी जो तना है या उसकी जो शाखा है, तो शाखा का मिट्टी से हम उसको जोड़ देंगे और क्या हो सके, वो कुछ दिन के बाद एक नए क्या होता है, जब जो उसमें जड़ें निकलने लगती हैं तो उसको यहाँ से हम काट देते हैं और एक नए पौधे में क्या जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाएगा, एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बांधने की प्रक्रिया था, ये कौन सी प्रक्रिया है, तो हमारे पास ये रोपड़ प्रक्रिया। क्या है, ये रोपड़ प्रक्रिया हमने पूरा यहाँ से आता क्या है, ये रोपड़ प्रक्रिया का यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। अब आते हैं उत्तक संवर्धन, आते हैं। तो उत्तक संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं, हम कोशिका का उपयोग पौधे को उगाने में उसका उपयोग करेंगे। जैसे सपोज मानना है हमने एक छोटा सा पेट्री डिस्क लिया, पेट्री डिस्क में हमने क्या लिया, एक छोटा सा हमने सेल ले लिया इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ समय के बाद जब हमने इसको देखा तो इसमें पेट्री डिस्क में ये जो था, तो पहले इसमें क्या होता है, इसमें जड़ें निकलना आरंभ होती हैं, क्या निकलेंगी, जड़ें। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें कैलस का फॉर्मेशन होने लगेगा। किसका फॉर्मेशन होगा, इसमें कैलस का फॉर्मेशन होता है और यही कैलस आगे चल के एक नए प्रकार के पौधे में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाएगा, एक नए प्रकार के पौधे में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या है, इसे बोलते हैं उत्तक संवर्धन या सूक्ष्म संवर्धन कहा जाता है। सूक्ष्म संवर्धन या उत्तक संवर्धन के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें करते क्या है, इसमें पौधे के किसी सूक्ष्म भागों को लेकर के उसे क्या करते हैं, नए प्रकार के पौधे क्या करते हैं, उगा लेते हैं। और सबसे खास बात ये है कि इससे जो भी पौधा उगाते हैं वो मनचाही या इच्छानुसार पौधों को उगाने में क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं। मतलब इच्छानुसार पादपों को उगाने के लिए उत्तक संवर्धन का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं, उत्तक संवर्धन का उपयोग करते हैं। और ये जो पौधे होते हैं ना, ये रोगाणु रहित होते, मतलब इसमें रोगाणुओं का विकास नहीं हो सकता। मतलब कि ऐसे पौधे होंगे ना जिनमें क्या होता है, रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। क्या होंगे, रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। और इन पौधों को क्या कर सकते हैं, जैसे हम
किसी माध्यम से उगा सकते हैं हम। इसे हम लिख सकते हैं जैसे पुट द लीफ ऑन द पेपर टॉवल्स अंटिल द क्या कट इन ड्राई आउट। तो क्या करें उसको हम थोड़ी सी मात्रा क्या करें उसका कुचका हम काट लेते हैं। कुचका काटने के बाद हम क्या करते हैं किसी भी हम क्या है कि सड़ी गोबर वोबर की खाद से क्या करते हैं तो इसको उगाने का क्या करते हैं उसको हम प्रयास करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा क्या है कलम विधि आते हैं। तो कटिंग विधि में क्या कलम विधि में क्या करें हम जैसे हमने छोटा सा तना काटा, काटने के बाद हमने क्या है उसको उसके अनुकूल वातावरण उसको हमने लगा दिया। फिर उन्हें कुछ समय बाद पाया तो क्या हो गया धीरे धीरे एक नए पौधे में क्या हो गया परिवर्तित हो गया। ठीक है। और उत्तक संवर्धन से लाभ क्या होता है तो उत्तक संवर्धन से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर पहला पौधों के उत्तकों की थोड़ी सी मात्रा से पौधे बहुत ही क्या है कम समय में क्या जाते हैं प्राप्त। मतलब कि हम पौधे किसी भाग से हम कोई क्या है उसका भाग लें और उसे क्या करें हम एक नया पौधा उगा लें। और क्या करेगा ये सबसे खास बात है कि इसमें रोग नहीं होगा, ये अच्छी पैदावारी को बढ़ावा देंगे और साथ साथ इनमें पैदावारी तो होबे करेगा, साथ साथ ये पौधे क्या करते हैं सजावटी के लिए यूज करते हैं और एक कम समय में एक अच्छी पैदावारी को देकर जाते हैं। ठीक है। ये क्या करेंगे ये कम समय में हमें क्या अच्छी पैदावारी को देते हैं। ठीक है। और सबसे खास बात है कि जो ये सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है जैसे इसमें जो प्रोटीन नहीं होता प्रोटीन विटामिन ठीक है क्रोमोसोम या आर्टिफिशियल सुई इंजेक्शन तीन चीजों के निर्माण में भी क्या करता है हम सूक्ष्म पौधों का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो सूक्ष्म पौधों का उपयोग हम कहाँ करेंगे तो सूक्ष्म पौधों का उपयोग हम लोग क्या है आज के समय में क्या करते हैं नए नए क्या प्रकार के दवाइयों के निर्माण में भी क्या करते हैं इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब हम आते हैं क्या लैंगिक जनन आते हैं। तो सबसे खास बात है हमने अभी पिछले वीडियो अभी हमने पीछे जिक्र किया था कि लैंगिक जनन की विशेषता क्या लैंगिक जनन का मतलब होता है क्या जहाँ पे नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता हो तो उसे क्या बोलते हैं उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। मतलब कि जहाँ पे नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता हो तो उसे क्या कहेंगे उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है। और हम आप पढ़ेंगे क्या है हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। सबसे खास बात है कि जो पुष्प होता है तो पुष्प पौधे में क्या लैंगिक परिपक्वता को ही दर्शाता है। मतलब कि पुष्प यदि पौधे में निकलना शुरू हो गया तो मतलब वो दर्शा रहा है कि पौधा क्या है पौधा जो है वो निषेचन करने के लिए तैयार हो गया अर्थात वो पौधा क्या परिपक्व हो चुका है और साथ साथ उसमें निषेचन प्रक्रिया क्या हो सकती है पाई जा सकती है। मतलब इसमें लैंगिक लक्षणों का विकास होना आरंभ हो गया है। और सबसे खास बात यह है कि जो पुष्प होता है ना पुष्प ऑक्सिन हार्मोन्स के प्रेरित करने के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। और साथ साथ पुष्प वह स्थान होता है जहाँ पर पौधे के लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। मतलब नर एवं मादा जनांगों क्या होता है विकास एवं उत्पत्ति स्थल माना जाता है। और जो पुष्प होता है ना तो ये जो पुष्प होते हैं तो पुष्प पौधे के कलिका का रूपांतरित भाग होता है। क्या होता है ये अच्छी कलिका का रूपांतरित भाग होता है। ठीक है। अब पुष्प के मुख्यतः क्या भाग होते हैं पुष्प के मुख्यतः चार भाग होते हैं दल वाह दल पुमंग और जायांग। कितने भाग होते हैं चार भाग होते हैं। पुष्प कितने भाग होंगे चार भाग होंगे। कौन कौन सा दल वाह दल पुमंग और जायांग। ठीक है। इसके कितने भाग होते हैं। सबसे खास बात है कि जो ये भाग होता है जिसको बोलते हैं दल बोलते हैं। तो पुष्प के रंग बिरंगे भाग को क्या बोलते हैं दल कहा जाता है। और दल को कमल भाषा क्या बोलते हैं इसको हम पंखुड़ी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम पंखुड़ी कहते हैं जो क्या करता है कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और यही दल यदि समूह पाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे दल पुंज कहा जाएगा। जब दल क्या हो जब दल कहाँ पाया जाए समूह में पाया जाए। क्या पाया जाए समूह में पाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे दल पुंज कहा जाएगा। और ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं वाह दल बोलते हैं। मतलब पुष्प में हरे पत्ती के समान संरचना को वाह दल बोलेंगे। मतलब पुष्प में हरे पत्ती के समान संरचना को
पुष्प में हरे पत्ती के समान संरचना को वाह्य दल कहा जाता है। और जब वाह्य दल समूह में पाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वाह्य दल पुंज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे, वाह्य दल पुंज कहा जाता है। तो वाह्य दल पुंज क्या है, तो पुष्प में हरे पत्ती के समान संरचना को वाह्य दल कहते हैं, और यह वाह्य दल यदि समूहों में पाया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, वाह्य दल पुंज कहा जाता है। अब पुमंग क्या होता है, जहां से नर भाग की उत्पत्ति हो तो उसे पुमंग बोलेंगे। और जयांग का मतलब क्या होता है, जहां से मादा भागों की उत्पत्ति होता है। और जो पेरियंथ होता है, तो पेरियंथ का मतलब क्या होता है कि गैर लैंगिक भाग। तो पुष्प के गैर लैंगिक भागों को क्या बोलते हैं, उसको पेरियंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसको पेरियंथ कहता है, मतलब कि गैर लैंगिक भाग। गैर लैंगिक भाग होता क्या है, पुष्प के ऐसे भाग जो लैंगिक प्रक्रिया में सहायक नहीं होते हैं। ठीक है। और जो पुंकेसर होता है, तो पुंकेसर क्या होता है, यहाँ से पुष्प के क्या होते हैं, नर भागों की उत्पत्ति या विकास होता है। ठीक है। और जो पुष्प योनि होता है, तो पुष्प योनि क्या होती है, तो पुष्प योनि पुष्प क्या है, मध्य की भाग कही जाती है। क्या होती है, पुष्प के मध्य भाग में पाई जाने संरचना को क्या बोलेंगे, मतलब हम इस भाग की बात कर रहे हैं। ये वाला जो टोटल ऊपर भाग है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे वर्तिका कहते हैं। तो मतलब कि ये वर्तिकाग्र हो गया, और ये वर्तिका हो गया, और यह भाग क्या हो गया, यह भाग अंडाशय हो गया। वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय क्या बोलेंगे, इसमें बोलते हैं पुष्प योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्प योनि। तो पुष्प योनि क्या है, तो पुष्प योनि पुष्प के मध्य भाग में पाई जाती है। ठीक है। तो पुष्प योनि पुष्प के मध्य भाग में पाई जाती है, जिसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो अंडाशय क्या होता है, तो अंडाशय पुष्प योनि का फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय क्या होता है, तो अंडाशय पुष्प योनि का फूला हुआ भाग होता है, और यही अंडाशय आगे चल के फल में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, यही जो अंडाशय है, अंडाशय आगे चल के क्या होता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो यहाँ पे ओव्यूल दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बीजांड। और यही बीजांड आगे चल के क्या होता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। परिपक्व बीजांड को बीज बोलते हैं, और परिपक्व अंडाशय को क्या बोलते हैं, फल कहा जाता है। परिपक्व बीजांड को बीज और परिपक्व अंडाशय को फल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जो वर्तिकाग्र होती है, तो वर्तिकाग्र क्या होता है, पुष्प योनि के सबसे शीर्ष भाग पर पाई जाती है, जो परागकणों के पहचानने एवं परागण प्रक्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है। तो परागण क्या होता है, तो परागण का मतलब क्या होता है, जब परागकण पराग कोश से निकल के कहाँ पहुंच जाए, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे। तो परागण क्या है, तो परागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें परागकण पराग कोश से निकल कर कहाँ पहुंच गया, वर्तिकाग्र के पास पहुंच गया, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा परागण कहा जाएगा। ठीक है। और ये वाला जो भाग पूरा दिखाया गया है, इसी क्या बोलते हैं, पूरे भाग को यहाँ पे इसे बोलते हैं पराग कोश कहता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पराग कोश कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पराग कोश कहते हैं। तो पराग कोश क्या होता है, तो यह पुंकेसर के शीर्ष भाग पर बैग या झोला के समान संरचना में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बैग या झोला के समान संरचना में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अनेकों छोटे छोटे धूल के कण के समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे परागकण कहते हैं। क्या बोलेंगे, परागकण कहा जाता है। ठीक है। और यही परागकण क्या होते हैं, नर युग्म कहा जाता है, जो परागण प्रक्रिया के साथ साथ निषेचन प्रक्रिया में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है। तो पुष्प योनि क्या होता है, तो पुष्प योनि क्या होता है, तो पुष्प योनि पुष्प के क्या होता है, पुष्प योनि पुष्प के बीच में एक सुराही के समान संरचना में पाई जाती है। ठीक है। जिसमें क्या 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र होते हैं। अंडाशय क्या होती है, तो अंडाशय पुष्प का फूला हुआ भाग होता है, जो आगे चल के क्या होता है, वो फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और जो बीजांड होता है, ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। और जो वर्तिकाग्र होती है, तो पुष्प योनि के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं, जो परागण प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है।
ठीक है। अब आते हैं क्या, कैलिक्स आते हैं। कैलिक्स क्या होता है, तो कैलिक्स मैंने भी बताया था आपको कि जो कैलिक्स को क्या बोलते हैं, उसको वाह्य दल पुंज कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, वाह्य दल पुंज कहते हैं, मतलब कि वाह्य दल के समूहों को वाह्य दल पुंज कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पे कोरोना लिखा गया है, तो इसको बोलते हैं क्या, दल पुंज बोलते हैं। दल पुंज क्या होता है, तो दल के समूहों को दल पुंज कहा जाता है, मतलब कि जो वाह्य दल पुंज होगा तो वाह्य दल के समूहों को वाह्य दल पुंज कहा जाएगा। और दल पुंज क्या है, दल के समूहों को दल पुंज कहा जाता है। ठीक है। अब पुंकेसर क्या होता है, तो पुंकेसर ये नर जननांग भाग होते हैं। ये क्या होते हैं, ये नर जननांग होते हैं, जहां पे से नर भागों क्या होता है, उत्पत्ति एवं विकास होता है। ठीक है। और ये जो अंडक होते हैं, तो अंडक क्या होता है, एक मादा भाग होते हैं, जहां से क्या होते हैं, मादा के समुचित भागों क्या होता है, उत्पत्ति एवं विकास होता है। ठीक है। अब आते हैं पुष्प के कार्य। तो पुष्प का कार्य क्या होता है, तो पुष्प के अनेकों कार्य होते हैं, मतलब कि कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करना, नर एवं मादा जननांगों उत्पत्ति एवं विकास करना, फलों का विकास करना, बीजों का विकास करना। ठीक है। कीड़े मकोड़ों के लिए क्या है, तो थोड़े बहुत इनमें मकरंद उकरंद हो गया, तो उनके विकास भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। अब आते हैं परागण आते हैं। तो परागण क्या होता है, तो परागण का मतलब होता है कि जब परागकण परागकोश से निकलकर, जब परागकण परागकोश से निकलकर कहाँ पहुंचाता हो, वर्तिका पर पहुंचता हो, वर्तिकाग्र पर, तो उसे क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। तो परागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे परागण कहा जाता है। ठीक है। और परागण से क्या होता है, अनेकों परिणाम मिलता है, जैसे फूल का सफल निषेचन और बीज में क्या वृद्धि होना। एक पौधे को केवल आंशिक रूप से निषेचित किया जा सकता है, जिसमें फल और बीज पूरी तरह से क्या विकसित नहीं हो रहे थे, तीन चीजों का निर्माण करते हैं। और परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और पर परागण होता है। तो पर परागण क्या होता है, उसी प्रजाति के दूसरे फूल तक परागण पहुंचने के लिए क्या है, पौधे को क्या बोलते हैं, उसे परागण कहा जाता है। तो पर परागण क्या होता है, पर परागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, तो उसी प्रजाति के किसी भिन्न पुष्प पर पहुंचता है, मतलब कि पर परागण क्या है, तो जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी भिन्न पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे क्या बोलेंगे, पर परागण कहेंगे। तो पर परागण क्या है, जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी भिन्न पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे पर परागण कहा जाता है। और स्वपरागण क्या होता है, जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी समान पुष्प पर पहुंचता है, तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे परागण के लिए क्या होती है, यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता। तो मतलब कि परागण निकला, पुष्प इधर उधर क्या कीड़े मकोड़ों के माध्यम से चला था, तो उसे क्या बोलते हैं, ये माध्यम बोलते हैं। ठीक है। बातें हैं स्वपरागण आते हैं। तो स्वपरागण क्या होता है, तो स्वपरागण होता है कि जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी समान पुष्प पर पहुंचता है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्वपरागण कहेंगे। स्वपरागण से लाभ यह होता है कि स्वपरागण एक सुनिश्चित करता है कि अप्रभावी लक्षण क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। और पर परागण की तुलना में परागणों की बर्बादी क्या होती है, इनमें कम, मतलब कि इसमें माध्यम आवश्यकता नहीं होती है। जैसे माध्यम आवश्यकता नहीं होता है, तो इनमें परागण क्या होता है, कम समय में हो जाती है। क्या होता है, यहाँ पे पौधा द्विलिंगी होने के कारण इनमें स्वपरागण क्या होती है, आसानी से जाता है, मतलब इसमें परागण होने में क्या होता है, कम समय लगता है। और स्वपरागण से नुकसान ये है कि इसमें बार बार स्वपरागण होने से ये क्या होती है, अपनी जनन क्षमता को ये खो देते हैं, अर्थात इनमें प्रतिरोध क्षमता भी क्या होती है, घटती जाती है, जिससे क्या कहते हैं, पौधे कुछ ही समय के बाद क्या कहते हैं, ये विलुप्त हो जाते हैं। क्या कहते हैं, ये विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं क्या, पर परागण। तो पर परागण क्या होता है, तो पर परागण की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी भिन्न पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी भिन्न पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे पर परागण कहा जाता है। अब पर परागण से लाभ यह होता है कि यहाँ पे क्या होता है, हमेशा प्रभावी पौधा प्राप्त होगा, संकर जाति होगी, अधिक पैदावारी होगा, अनाज की उपज होगी, इनमें नए नए प्रकार के पौधों को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। लेकिन हानि यह होता है कि हानि में होता यह है कि यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता होती है, किसमें, यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता होने के कारण इनमें क्या होता है, परागण में लंबा समय लगता है। क्या होगा, लंबा समय लगता है। और एक कभी कभी क्या होता है, लंबा समय होने के कारण इनके परागण क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मतलब कि जो पुष्प नहीं होगा ये सूख जाते हैं। ठीक है। अब माध्यम का मतलब क्या, जैसे हवा हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, कीड़े मकोड़े हो गया, जंतु हो गया। ठीक है। अब आते हैं निषेचन आते हैं। तो निषेचन क्या होता है, जब नर एवं मादा युग्मक दोनों आपस में संयुग्मित करके युग्मनज का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे निषेचन कहते हैं। तो निषेचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर एवं मादा दोनों युग्मक आपस में संयुग्मित होकर के एक युग्मनज का निर्माण कर दें तो उसे क्या कहा जाता है, उसे निषेचन कहा जाता है। निषेचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर एवं मादा युग्मक दोनों आपस में संयुग्मित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, उसे निषेचन कहा जाता है। और निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है। और सबसे खास बात है, निषेचन दो प्रकार का होता है, अंतर निषेचन और बाह्य निषेचन। जब युग्मकों का संयुग्मन मादा शरीर के अंदर हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे अंतर निषेचन कहा जाएगा। जब युग्मकों का संयुग्मन मादा शरीर के अंदर हो तो उसे क्या बोलेंगे, अंतर निषेचन कहेंगे। जब युग्मकों का संयुग्मन मादा शरीर के बाहर हो तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाएगा। मतलब युग्मकों का संयुग्मन जब शरीर के अंदर हो अंतर निषेचन, जब युग्मकों का संयुग्मन शरीर के बाहर हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। ठीक है। अब आते क्या है, पोरोगैमी का मतलब क्या होता है, पोरो कुछ नहीं है, सभी आवृत्ति या क्या फूली पौधों में क्या पाया जाने वाला समान प्रकार के निषेचन है। इस प्रकार के निषेचन में परागकण जो होता है क्या, पराग नलिका माइक्रोपाइल के मध्य में क्या है, बीजांड में प्रवेश कर जाता है। किस में प्रवेश करता है, पराग नलिका माइक्रोपाइल के माध्यम से क्या होता है, बीजांड में क्या करता है, प्रवेश करता है। और इसका क्या है, चलिजोगैमी आते थे। इस प्रकार का निषेचन पौधों की सभी कैसुरीना प्रजातियों में पाई जाती है। इस स्थिति में पराग नली के माध्यम से बीजांड में क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है। फिर आते हैं क्या, मिसोगैमी आते हैं। तो मिसोगैमी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे सब्जी उब्जी में क्या होता है देखने को मिलता है ये। ठीक है। अब फल क्या होता है, तो फल का निर्माण कैसे